ओके। पिछली क्लास में हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लाइव प्रोसेस के टाइप्स देखे थे और सबसे पहला वाला लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया था, राइट। देखिए, लाइव प्रोसेसेस आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे न्यूट्रिशन में हमने फूड इनटेक किया था और उसका डाइजेशन किया था, और फिर उसके बाद इस फूड को हमने सेल के अंदर स्टोर कर लिया था, और सेल के अंदर ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हुआ था। अब इस स्टोर्ड फूड में से ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इसमें से हमें एनर्जी ऑब्टेन करना है, और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होगा, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने की प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस क्लास में हम रेस्पिरेशन पर डिटेल बात करेंगे। तो चलिए हम रेस्पिरेशन पर चलते हैं। यस, देखिए, यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन में वेरियस पाथवेज होते हैं, और उन पाथवेज के बाद फाइनली हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन का मकसद होता है एनर्जी ऑब्टेन करना। अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो द प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, वो प्रोसेस जिसमें बॉडी डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी बाहर निकालता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, रेस्पिरेशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ये लंग्स के थ्रू होगा, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो इनसाइड द सेल होगा, सेल की साइटोप्लाज्म में होगा। अब देखिए, सेल की साइटोप्लाज्म में हमने ग्लूकोज स्टोर कर लिया है। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, और किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप मोमबत्ती की बात करो तो मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसी ऑक्सीजन को लेकर वो बर्न हो रहा है और आपको हीट एनर्जी दे रहा है। अगर आप पुराने ज़माने में बात करो तो लकड़ी को जलाया जाता था, है ना। अगर फूड आपको पकाना है, खाना पकाना है, तो लकड़ी को बर्न किया जाता था। तो लकड़ी को बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, और उसी बर्निंग से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो सेम हेयर, यहाँ पर ग्लूकोज को बर्न करना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, तो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? ये ऑक्सीजन आया होगा आउटर इन्वायरमेंट से। बाहर इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ तक लाते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन है, ये कहाँ से मिला हमें? जो बाहरी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो हमें मिला फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है और ऑक्सीजन आउट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिला है, और इसी ऑक्सीजन का यूज़ हम रेस्पिरेशन में करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में 2 टाइप्स होते हैं। पहला पार्ट सांस लेना, या इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। तो पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और सबसे पहले नेज़ल पासेज में इंटर होगा। नेज़ल पासेज से होता हुआ ऑक्सीजन फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स से लैरिंग्स में इंटर होगा। लैरिंग्स को जनरली हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और वॉइस बॉक्स से होता हुआ ये ट्रेकिया में इंटर होगा। अब ट्रेकिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होता है? देखिए, अगर किसी भी पाइप में से स्पीड से एयर पास हो रही है, स्पीड से हवा पास हो रही है, तो उसका कोलैप्स करने का खतरा होता है। अगर आप एक खाली बोतल में अंदर की तरफ हवा खींचो तो वो पिचक जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ये हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन स्पीड से जा रहा है तो ट्रेकिया कोलैप्स कर सकता है, और अगर ट्रेकिया कोलैप्स हो गया जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, और यहाँ से द एंड भी हो सकता है। लेकिन इस कोलैप्स होने की प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में कार्टिलेज पाया जाता है।
कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज अ सेमी फ्लेक्सिबल सब्सटेंस। ये थोड़ा थोड़ा बोन्स के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा सेमी फ्लेक्सिबल होता है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आप नोज टिप की बात करो तो यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ईयर पिन्ना की बात करो तो यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और आज हमने एक और चीज़ सीखी कि ट्रेकिया में भी सी शेप कार्टिलेज या फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम सी शेप कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन होता हुआ सबसे पहले जाएगा ब्रोंकियोई में, और ब्रोंकियोई के बाद जाएगा ये ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली ये चले जाएगा एल्वेलॉय में। ये कुछ उसी तरीके से है। अगर आप एक ग्रेप्स का गुच्छा देखो, अंगूर का अगर आप एक गुच्छा देखो तो उसमें देखिए अंगूर की जो ब्रांचेज होती है वो डिवाइड होते जाती है और फाइनली क्या लगा होता है? लास्ट में ग्रेप्स लगा होता है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर ये डिवाइड होते जाएगी और फाइनली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वेलॉय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपसे एल्वेलॉय का फंक्शन पूछा जा सकता है। एल्वेलॉय का जो शेप है वो बलून लाइक होता है। अब देखिए यहाँ पर बलून लाइक शेप होने के कारण ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो एल्वेलॉय इंक्रीजेस सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से ज़्यादा गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होने के लिए सरफेस होना ज़्यादा होना। ठीक है, इसीलिए जो एल्वेलॉय होता है उसका शेप बलून लाइक होता है, फॉर मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए हमें यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है ना। इसी ऑक्सीजन का यूज़ करके ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये ऑक्सीजन कैसे आया? यहाँ से ऐसा घूमते एल्वेलॉय में आया, और एल्वेलॉय से ये जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टर ब्लड होता है। कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट होती है तो वो ब्लड के थ्रू होती है। तो सेम हेयर यहाँ पर ब्लड होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो एक टाइप का इनसोल्यूबल गैस होता है। ये इतनी जल्दी सोल्यूबल नहीं हो पाता, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो सोचिए ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिज़ोल्व कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहते हैं, Hb हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर लेगा और इसको सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देगा। और आपको ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन इज अल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ होता है। सो इट इज़ अल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है। अब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसका वेरियस ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ब्रेकडाउन होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही अपना काम चला लेते हैं, है ना। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलती है तब भी ये ब्रेकडाउन कर देते हैं ग्लूकोज का। और देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस यीस्ट में होता है, जिससे फाइनली हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। और कुछ जगह पर लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कमी कब होगा? जब हम भारी भरकम काम करेंगे। जब हम ज़्यादा भारी भरकम काम करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, और उस टाइम पर हमारी मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हेवी वर्क हमने किया है तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा, और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में पेन का कारण होता है। अब देखिए थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो, ठीक है, तो उस केस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है, और ये जनरली सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है।
और देखिए इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमें एक पॉइजनस गैस मिलता है, और वो पॉइजनस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, जहाँ पर भी देखोगे तो आपको CO2 मिलेगा, CO2। अब ऐसे तो CO2 का अमाउंट हमारी सेल के अंदर बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और CO2 हमारे लिए घातक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, तो इसको हमें बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए भी कोई पिगमेंट होता है क्या? नो, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पिगमेंट नहीं होता है। ये जनरली डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बार बार हो रहा है। अब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चले जाएगा, और यहाँ से एल्वेओलाई की सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और धीरे से कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ से हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुआ और ऑक्सीजन क्या हुआ, इन हुआ। ठीक है, तो हर बार जब हम सांस ले रहे हैं, एक बार सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और घूम के वापस आया और बाहर छोड़ा, वापस ऑक्सीजन लिया, अंदर गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। तो हर सांस के साथ आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो। तो ये था रेस्पिरेशन का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज में एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे, जो कि हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एयर है ना, इसके अगर आप ब्रेकडाउन इसको तोड़ो आप, तो एरो का मतलब जनरली एयर, तो जो एयर के प्रेजेंट में होता है उसे हम एरोबिक कहते हैं। और यहाँ पर एन एरो, आगे की तरफ एन आ गया है, इट मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम एरोबिक कहते हैं, और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे हम एनएरोबिक कहते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है ना, तो ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेशन होता है। ठीक है, एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, और जो एनारोबिक का होता है उसका एथाइल एल्कोहल, लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, 38 ATP, और एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, 2 ATP। ये जनरली प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होता है, और जो एनारोबिक है वो छोटे बैक्टीरिया, यीस्ट और इनमें होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर आपने ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट में एनर्जी बाहर आएगा। ठीक है, और एरोबिक के केस में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगा, 686 किलो कैलोरी। और यहाँ पर जो एनारोबिक है, देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर प्लस में ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ये एनएरोबिक है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इथेनॉल होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें 56 किलो कैलोरी ही एनर्जी बनता है ना, क्योंकि ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला लाइफ प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।